हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक। और हम लोग पढ़ रहे हैं द बेस स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। इसके पहले भी हमने दो वीडियोस देखे थे जहां पर हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस की बेस स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करना है ये सीखा है। एंड दिस इज द फाइनल वीडियो। इसमें हम बेस स्ट्रेंथ का टॉपिक पूरी तरह से कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस में लास्ट हमको एक दो बातें और करनी है, जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अमीन्स के बारे में, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, एक रिमाइंडर है आपके लिए, क्योंकि हम लोग अमीन्स का ये जो डिस्कशन है ये हम लोग एक बार पहले कर चुके हैं, बट कंसोलिडेटेड मैनर में, क्योंकि हम यहाँ बेस स्ट्रेंथ को पूरी तरह से देख रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी मैं यहाँ पर एक बार उठा दे रहा हूँ, अमीन्स का बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना। तो अमीन्स बच्चों क्या होता है ये सब लोग जानते हो। जैसे अमीन्स तीन टाइप के होते हैं, RnH2, ठीक है। RnH2 इस तरह के अमीन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। अच्छा, इसी में नाइट्रोजन से अगर दो अल्काइल ग्रुप सपोज करो आप अटैच हो जाएं, जैसे आर एन और कोई मान लो आर लगा हुआ है या आर डैश लगा हुआ है, तो इस और एक एच लगा है, तो इस तरह के अमीन को आप लोग बोलोगे 2 डिग्री अमीन, राइट। और अगर तीनों ही अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, जैसे कि लेट से आर एन आर और इधर भी है, ठीक है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर, तो इस तरह के अमीन को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। अब इनकी हमको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो ये डिस्कशन आप याद करो हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कि अगर इनकी बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो गैस फेज में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, और वहां पे हम लोग अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर देते हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री अमीन में सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और उससे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो गैस फेज में हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो आता है 3 डिग्री अमीन, ग्रेटर देन 2 डिग्री अमीन, ग्रेटर देन 1 डिग्री अमीन, ग्रेटर देन अमोनिया, ठीक है। ये सब बेसिकली अमीन्स क्या होते हैं, अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, अमोनिया से ही डिराइव्ड कंपाउंड्स हैं। तो गैस फेज में हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, ये बात हमें पहले से मालूम है। लेकिन एक एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी सोचते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन अब मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, बिकॉज पहले हमने वीडियो में देख रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से हमें सोचना होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो ओवरऑल बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है दैट इज 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फॉलोड बाय 1 डिग्री, फॉलोड बाय 3 डिग्री, ठीक है, फॉलोड बाय अमोनिया। अगर R ग्रुप मिथाइल है तो, इफ द R ग्रुप इज मिथाइल, राइट, अगर R मिथाइल है तो 213, इस तरह से मैंने आप लोगों को याद करवाया था, याद करिए, ठीक है। तो ये बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर है एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में, ठीक है। और अगर R मिथाइल के अलावा कुछ है तो फिर बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, लेट्स से इफ R इज नॉट इक्वल्स टू मिथाइल, ठीक है, अगर R मिथाइल नहीं है तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन अमोनिया, ठीक है। इस बात का एक्सप्लेनेशन आपको पहले दिया जा चुका है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप उस वीडियो को एक बार जाके रेफर करिए। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में एक बेस स्ट्रेंथ का वीडियो था, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, बट आई थिंक इट वाज लेक्चर नंबर 9 और 10, तो वहां पर आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में। तो ये बात हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस में एक फाइनल पॉइंट ये है। और एक आखिरी बची हुई बात है कि साइक्लिक वर्सेस असाइक्लिक अमीन्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फाइनली टॉपिक को कंक्लूड करते करते यहाँ पे देख लेते हैं, साइक्लिक अमीन्स वर्सेस एसाइक्लिक अमीन्स। तो साइक्लिक अमीन्स वर्सेस एसाइक्लिक अमीन्स, ये डिस्कशन भी हम लोग अमीन इन्वर्जन वाले टॉपिक में उठा चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं। साइक्लिक अमीन्स जो होती हैं इनमें इन्वर्जन नहीं हो पाता, साइक्लिक अमीन्स में द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वर्जन is cancelled out, ठीक है। Why? I have explained it earlier in the video of amine inversion। और acyclic amines में inversion हो पाता है, ठीक है। तो acyclic amines में the possibility of inversion is allowed, right? और इसकी वजह से क्या होता है, अब अमीन इन्वर्जन में क्या होता है, लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, अगर आपको अमीन इन्वर्जन वाला वीडियो याद आ रहा हो, ठीक है। तो लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन की वजह से
जो साइक्लिक अमीन्स हैं दे आर मोर बेसिक, ठीक है। साइक्लिक अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एसाइक्लिक अमीन से, ठीक है। साइक्लिक मतलब जहां पे कोई रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर क्या होगा, रिजिडिटी आ जाएगी मॉलिक्यूल में, तो वो इन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अमीन इन्वर्जन वाले वीडियो में मैंने समझाई है ये बात, ठीक है। और ये एसाइक्लिक अमीन से ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो जैसे लेट्स से अगर मैं आपको छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल दूं इसी बात पर बेस्ड, तो मान लीजिए मेरे पास एक अमीन है, राइट, और इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है और कुछ इस तरह से अमीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दूसरी अमीन है जिसमें नाइट्रोजन से लगे हुए हैं, मान लो कि 3 इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 अमीन्स हैं। तो इस अमीन को बच्चों क्या बोलोगे आप, इस अमीन को आप बोलोगे साइक्लिक, ठीक है। और इस अमीन को आप क्या बोलोगे, इस अमीन को आप बोलोगे एसाइक्लिक, ठीक है, एसाइक्लिक अमीन बोलोगे। तो इन दोनों में से क्या लगता है कौन ज्यादा बेसिक होगा? तो देखो यहां पर तो होने वाला है अमीन इन्वर्जन, ठीक है। इस केस में देयर विल बी अमीन इन्वर्जन, तो ये फ्लिपिंग करेगा, तो लोन पेयर जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये रिजिड स्ट्रक्चर है तो फ्लिपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, इस वजह से ये बेसिक होगा। तो जस्ट ये कंक्लूड करने के लिए हमने इन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर देखा और इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस हम लोग पहले देख चुके हैं। सो दैट कंप्लीट्स अवर टॉपिक ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं अबाउट द जनरल बेसिस, ठीक है। 2 तरह के हमने क्वेश्चंस को डिफाइन किया था शुरुआत में ही। तो नेक्स्ट आओ हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द जनरल बेसिस, राइट, जनरल बेसिस। तो जनरल बेसिस के लिए हम लोग कोई अलग से क्वेश्चन या कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस एसिड बनाकर हम लोग देख लेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखें, मान लो कि हमारे पास है OH माइनस, राइट, और हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, एसीटेट आना है, ठीक है। ये 2 चीजें हमारे पास हैं और बच्चों हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी हमें इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है। हमें इन दोनों की बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो अब हम यहाँ पे कोई अलग से नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। हम क्या करें कि सिंपली इनके कॉन्जुगेट एसिड्स बना दें, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जब आप बनाओगे OH माइनस का, तो OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, H2O, ठीक है। और एसीटेट अनायन का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि पानी और एसिटिक एसिड में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? ये कंपैरिजन तुमने पहले किया हुआ है कि एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। एसिटिक, सॉरी, ये कंपैरिजन हमने पहले किया हुआ है कि एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो अगर ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इन दोनों में अगर हम लोग बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बात सीखी हुई है दैट स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। तो हम क्या करते हैं, बस यहाँ पर सिंपली एक बार फिर से सुन लो कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एसिड बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड हमने दोनों के बना लिए, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये बना, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये बना। इन दोनों एसिड्स में से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इन दोनों बेसिस में से जो आंसर है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो जनरल बेसिस के केस में कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया लॉजिक नहीं लगाना है ना। आप एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करो और उसी का उल्टा मार के आप बेस स्ट्रेंथ बता दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, ठीक है। ये हमारे पास 4 बेसेस हमको दिए हुए, इनकी हमें बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, दिस इज F माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, इन सभी के कॉन्जुगेट एसिड्स बनाए। तो CH3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड मीथेन, NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया, OH माइनस का पानी और F माइनस का HF, ठीक है। जब हम लोग एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन सीख रहे थे तो हमने बोला था
कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, वहां पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचते हैं। तो ये अगर एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स होगा, क्योंकि जिसका एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा वीक, तो ये बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। ऑल्टरनेटिवली आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि जैसे देखो भाई यहां पर क्या है कि ये वाला जो जैसे इन दोनों अनायंस में तुम्हें बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, और भी एक तरीका हो सकता है सोचने का कि इन दोनों अनायंस में बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो ये वाला जो अनायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप बात को, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, ये ज्यादा आसानी से डोनेट कर देगा क्योंकि इस पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज्ड, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस। द बेस मतलब जो आसानी से H+ एक्सेप्ट करे, तो इस तरह से आप सोच सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो, है ना, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि तुम्हें SH- और OH- इन दोनों में बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो बच्चों आप क्या करने वाले हो, आप एसिड बना लोगे, इसका एसिड बनाओ H2S और इसका एसिड बनाओ H2O, कॉन्जुगेट एसिड बनाया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये बात भी पहले मैंने समझाई है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे। तो ये अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है तो बेस स्ट्रेंथ क्या हो गई, इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो आओ एक दो इलस्ट्रेशंस और देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O और हमारे पास है PHO- और हमारे पास है RO-, ठीक है। तो इनमें हमको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, फटाफट से एसिड बनाया हमने, ठीक है, बहुत फास्ट। तो RC डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया PHOH फिनॉल, ये क्या हो गया ROH अल्कोहल। इन तीनों में हम लोग एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पहले कर चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिनॉल से और फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्कोहल से। तो अगर ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। और तरीका क्या हो सकता है कि भाई इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है तो इसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, इसमें और इसमें रेजोनेंस है लेकिन इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, और इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो दोनों का लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है लेकिन इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये बिल्कुल टेंडेंसी नहीं होगी डोनेट करने की रिलेटिवली इसके कंपैरिजन, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चंस हम लोग और देखते हैं फाइनली। तो यहाँ पर ये दो बेसेस हमको दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें इन दोनों की बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो कैसे सोचें भाई, देखिए यहाँ पर ये वाला जो लोन पेयर है इसी लोन पेयर को डोनेट करना होगा, है ना, ये लोन पेयर जब H+ को डोनेट हो जाएगा तो ये दोनों बेस की तरह फंक्शन करेंगे, बेस इज H+ एक्सेप्टर, ठीक है। तो कैसे सोचोगे बताओ। तो यहां पर क्या है कि ये वाला सिस्टम जो है वो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, और ये वाला जो सिस्टम है ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो अगर ये लोन पेयर डोनेट किया तो इससे इसका एंटी एरोमेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कार्बन फिर sp3 हो जाएगा, ठीक है, और ये नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसने अगर लोन पेयर डोनेट किया तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जाएगा क्योंकि इसका भी कार्बन sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जगह पे एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहा है, दूसरी जगह पर एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहा है, तो कौन ज्यादा विलिंग होगा कन्वर्जन के लिए, ऑब्वियसली एंटी एरोमेटिक वाला, ये ज्यादा तैयार है, ठीक है। तो बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, पहले वाले की बेस स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो हम लोगों को ये दो बेसिस दिए हुए हैं, इन दोनों का बेस स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करना है। ये लोन पेयर है, इसी लोन पेयर को डोनेट करेंगे तो बेस की तरह काम करेंगे। तो कैसे सोचे भाई, बहुत ही सिंपल है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है।
sp3 यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज sp एंड दिस इज sp3। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, sp है तो ज्यादा s कैरेक्टर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास रोक के रखने की क्षमता, ठीक है। तो ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना लोन पेयर नहीं डोनेट करना चाहेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कुछ, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है ज्यादा आसानी से, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंक्लूड किया अपना डिस्कशन रिगार्डिंग जनरल बेसिस। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है, जिसपे जितने भी अलग अलग तरह के केस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में जो भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं वो सारे मैंने एक एक करके आपको करवाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं द स्पॉन्टेनिटी और द फीजिबिलिटी ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। इस टॉपिक का मतलब ये है कि कौन सी एसिड बेस रिएक्शन फीजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाना, ठीक है। तो कौन सी एसिड बेस रिएक्शन संभव है और कौन सी नहीं है। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके क्वेश्चंस पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड ये है, स्पेशली जेई में काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि हमें यहाँ क्या करना होता है। तो बच्चों देखो कि क्या है कि अगर मैं कोई भी एक एसिड बेस रिएक्शन लिखूं, एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। एक ऐसी रिएक्शन जो आई एम श्योर तुमने बचपन से सुन रखी होगी, दैट इज HCl प्लस NaOH एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से हमें NaCl प्लस H2O मिलेगा। अब ये रिएक्शन तुमने क्या है बचपन से सुनी हो, ठीक है। अब इस रिएक्शन में फंडामेंटली अगर देखो तो क्या हो रहा है कि Na प्लस तो जो है वो स्पेक्टेटर आयन है ना। Na प्लस यहाँ पे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं कर रहा है, Na प्लस इज जस्ट अ स्पेक्टेटर आयन। तो अगर मैं स्पेक्टेटर आयन को हटा दूं, स्पेक्टेटर आयंस वो होते हैं जो सोल्यूशन में सिंपली पड़े रहते हैं, रिएक्शन नहीं करते। तो Na प्लस तो सिंपली पड़ा हुआ है, तो अगर मैं स्पेक्टेटर आयन को यहाँ से हटाऊं तो ये रिएक्शन हो रही है HCl प्लस OH माइनस गोज टू Cl माइनस प्लस H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एक चीज पहचानो तो HCl जो है वो H प्लस डोनेट करने का काम कर रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cl माइनस में, ठीक है। तो इसको अगर मैं बोल दूं एसिड, तो ये Cl माइनस क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, एसिड बेस हो गया ये, राइट। तो इस टाइप की बात हो गई है, ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और OH माइनस H प्लस एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, क्योंकि OH माइनस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, OH माइनस तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये H प्लस एक्सेप्टर है और जो H प्लस एक्सेप्टर होता है वही बेस होता है। तो OH माइनस यहाँ पे काम कर रहा है बेस का, और अगर ये बेस है तो ये H2O क्या हो गया, उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर इसको एक बार के लिए मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ट्रीट कर लूं, ठीक है, लेट्स से हम इसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ट्रीट करें, तो किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में तुम्हें क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक एसिड और बेस दिखेंगे और राइट हैंड साइड पर भी एक एसिड और बेस दिखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो फिर से, किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पर एक एसिड और बेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एसिड है और ये बेस, ठीक है। HCl एसिड है तो Cl माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस है, OH माइनस बेस है तो H2O उसका कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड बेस की थ्योरी आनी चाहिए जो आयनिक में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पर एक एसिड और बेस दिख रहा है और राइट हैंड साइड पर तुम्हें एक एसिड और बेस दिख रहा है। और ये बात ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम, जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगी या नहीं होगी। तो इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट करता है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक एसिड प्लस वीक बेस। जैसे ये रिएक्शन तो तुम जानते हो बचपन से कि ये रिएक्शन हो जाती है। अब ये रिएक्शन इसलिए हो पा रही है क्योंकि बाईं तरफ वाला एसिड है HCl
और राइट हैंड साइड वाला एसिड है H2O, और HCl और H2O में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? ऑब्वियसली इट इज HCl. HCl इज द स्ट्रॉन्गर एसिड. तो इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एसिड टू द वीकर एसिड, या स्ट्रॉन्गर बेस टू द वीकर बेस. एसिड जिस साइड स्ट्रॉन्ग है, बेस भी उसी साइड स्ट्रॉन्ग होगा, है ना. ये बहुत लॉजिकल सी बात है. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एसिड एक तरफ का स्ट्रॉन्ग हो और बेस दूसरी तरफ का स्ट्रॉन्ग हो. ऐसा इम्पॉसिबल है ना. क्यों? बहुत लॉजिकली सोच के देखो यार. देखो HCl का कॉन्जुगेट बेस है Cl माइनस, ठीक है, और H2O का कॉन्जुगेट बेस है OH माइनस, ठीक है. अब HCl और H2O में अगर HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका बेस क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. और जिसका एसिड वीक है उसका बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो ये हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, और उसी डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है. इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो ये बस एक कॉन्सेप्ट होता है. और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, आओ कुछ इलस्ट्रेशन से एक दो पहले लेते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल मान लो मैं आपको दूं कि मैंने क्या किया कि मान लो मैंने ले लिया एसिटिक एसिड लिया, ठीक है. आपको बस क्या करेगा, रिएक्शन लिख के दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं. तो मैंने एसिटिक एसिड लिया, और मान लो इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3O माइनस, ठीक है. तो हम लोग इससे जरा एक रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3COO माइनस प्लस CH3OH. ये रिएक्शन तुम्हें क्वेश्चन में लिख के दी रहेगी, ठीक है. तो ये रिएक्शन तुम्हें दी हुई है. तो अब तुम्हें बताना है कि भाई वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट. तो कैसे सोचोगे? देखो इस रिएक्शन को पढ़ो आगे के डायरेक्शन में. तो एसिड का काम कौन कर रहा है? दिस इज द एसिड. ये कौन है? ये एसिटिक एसिड है CH3COOH. और यही रिएक्शन अगर बैकवर्ड आ रही है, मेंटली ऐसा सोचो कि अगर ये रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में, एक मिनट के लिए ऐसा अज्यूम करो कि रिएक्शन अगर उल्टे डायरेक्शन में हो जाए बच्चों, तो उल्टे डायरेक्शन में हो रही है तो क्या दिख रहा है तुम्हें? बताओ कि ये अपना H प्लस लूज कर रहा है और ये बना ले रहा है ना. तो ये काम कर रहा है एसिड का. तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एसिड है एसिटिक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. और राइट हैंड साइड वाला एसिड है मिथेनॉल, अल्कोहल, ठीक है. तो कौन है इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथेनॉल में हमने पहले भी कंपैरिजन किया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड अल्कोहल इज द वीकर एसिड, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और अल्कोहल एक वीक एसिड है. तो अब क्वेश्चन है कि क्या ये रिएक्शन संभव है? तो उसका जवाब है यस, ये रिएक्शन इज पॉसिबल. क्लियर है बात ये? चलो एक एग्जांपल और देखो, आपको करवाता हूं मैं. अगला एग्जांपल है कि मैंने लिया मिथेनॉल लिया, ठीक है. रिएक्शन तो लिख के दिया रहेगा, ठीक है. तो इसकी रिएक्शन मैंने PHO माइनस के साथ करवाई, और इससे जो है हमने बनाया CH3O माइनस और PHOH, ठीक है. तो अब बताना है कि ये रिएक्शन पेपर पे लिखी हुई है, ठीक है. तुमको बताना है कि ये हो सकती कि नहीं हो सकती है. तो बच्चों देखो इधर का एसिड है अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि ये H प्लस लूज करके ये बना रहा है. और इसी रिएक्शन को मैं उल्टी दिशा में पढ़ूं तो इधर का एसिड है, पीएच मतलब क्या होता है जानते हो ना, बेंजीन रिंग. तो इधर का एसिड है फिनॉल, समझ गए. तो इधर अल्कोहल है और इधर फिनॉल है. तो अब फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ठीक है. तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक एसिड. तो क्या इक्विलिब्रियम वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की दिशा में जाएगा? नहीं. और ये बड़ी लॉजिकल सी बात है भाई, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है ना. जैसे मान लो रस्सी खींचने का गेम चल रहा है, इक्विलिब्रियम क्या है? एक रस्सी खींचने का गेम. तो जो मजबूत पक्ष होगा उस तरफ खिंचाएगा ना चीज. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये चढ़ के बैठेगा इसके ऊपर कि यार तुम कहाँ से H प्लस हमको दे रहे हो, हम तुमको H प्लस देंगे क्योंकि हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में. समझ गए? तो बोला गया कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है?
तो आपका जवाब होगा नो, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपके मन में एक थॉट आना चाहिए, सर ठीक है ये तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं तो हमको पता चल गया, बट इन जनरल कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड? तो बच्चों देखो, उसके लिए एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी है, और सुझाव तुमको ये है कि उस ऑर्डर को जो है मेमोराइज कर लो बढ़िया से। वो ऑर्डर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अगर तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हो तो तुम्हें वो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद करना पड़ेगा। तो आओ तुमको बताते हैं एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में देखो, कुछ एसिड्स तो होते हैं जो कि बड़े ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना, जैसे इनऑर्गेनिक वाले एसिड जो 100% बिल्कुल टूटते हैं, तो वो नंबर 1 लिस्ट पे आ गए। वो सारे के सारे इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं ड्यू टू लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ये बात आयनिक में मैंने समझाई हुई है। तो जैसे कुछ एसिड होते हैं, मान लो HCl, HBr, ठीक है, HI और HNO3, राइट, और HClO4, ये सब क्या है, भयंकर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत मतलब 100% डिसोसिएट करते हैं, सब इक्वली स्ट्रॉन्ग। अब हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स की जब हम बात स्टार्ट करें तो यहाँ पे आते हैं दो एसिड्स जो बड़े स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले बात यहाँ से स्टार्ट होती है ना, नंबर 2 में हटा देता हूँ। तो एक जैसे बड़ा मशहूर ऑर्गेनिक का एसिड होता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं द स्क्वेरिक एसिड। ठीक है, तो स्क्वेरिक एसिड क्या होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH, राइट। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जिनके बारे में बात करूं। दिस एसिड इज नोन एज द स्क्वेरिक एसिड। ठीक है, अब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है ये मैं आपको भी कुछ देर के बाद समझा दूंगा, बट फॉर द टाइमिंग अभी आप इसे ध्यान रखिए। इसको स्क्वेरिक एसिड बोलते हैं। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, एक 4 मेंबर्ड रिंग है, 2 डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है और OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी के ऑलमोस्ट कंपेरेबल जो है वो होता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड का कंपैरिजन आप कर रहे हैं, ये सब तो क्या है 100% टूट गए, तो इनमें तो कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है ना, ये सब बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्क्वेरिक एसिड आता है। स्क्वेरिक एसिड सबसे पहले स्टार्ट किया हमने, फिर इसके बाद आया, अच्छा ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने दुनिया जहान के एसिड है मैं सबका नाम लिखने जा रहा हूँ, कुछ कॉमन है ना जो जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाए, है ना, तो उनका कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है RH डबल बॉन्ड O, कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड में 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये डिस्कशन हो चुका है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OOH, क्योंकि इसमें 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, जनरल ऑर्डर ध्यान रखिए, फिर इसके बाद आता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, ये सब बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर कार्बोनिक एसिड के बाद आता है, कार्बोनिक एसिड के बाद आता है फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल को मैं शॉर्ट फॉर्म में PHOH लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है फिनॉल। फिनॉल के बाद अगला नंबर इस लिस्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आता है अल्कोहल्स, ROH। ठीक है, ROH हो गया। फिर फिनॉल, अच्छा फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, और फिनॉल और ROH में, अल्कोहल में भी कंपैरिजन किया हुआ है। अच्छा, अल्कोहल के पहले एक एसिड आएगा जिसको मैं भूल गया, सॉरी, यहाँ पर वो आएगा पानी। ठीक है, तो फिनॉल, फिर पानी, फिर अल्कोहल। ठीक है, ये सब कंपैरिजन हमने किए हुए हैं। तो अल्कोहल्स आर जनरली वीकर एसिड देन वाटर। अगले पेज पे चल लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट मैंने लिखा था अल्कोहल। ठीक है, अच्छा अल्कोहल के बाद फिर अगला नंबर आता है टर्मिनल एल्काइन, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर आता है अमोनिया का, फिर इसके बाद नंबर आता है RCH डबल बॉन्ड CH2 का,
और फिर इसके बाद नंबर आता है RCH2CH3। तो ये एक जनरल एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो एक बार फिर से लिस्ट को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने क्या डाला, स्क्वायरिक एसिड डाला, फिर मैंने डाला दिस इज सल्फोनिक एसिड, फिर मैंने डाला कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर मैंने डाला H2CO3 कार्बोनिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। अल्कोहल्स इन जनरल आर वीकर एसिड्स देन वाटर, ठीक है, वाटर फिर अल्कोहल। फिर इसके बाद हमने डाला अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से कंटिन्यू किया, लास्ट अल्कोहल था तो इधर मैंने फिर से एक बार अल्कोहल लिख दिया है ROH। फिर मैंने डाला, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। और ये बात मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन की हुई है कि टर्मिनल एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अमोनिया, क्योंकि जो sp वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने उठाया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करते समय। इंडक्टिव इफेक्ट में जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे थे तो वहां पे हमने ये पॉइंट देखा था, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है एल्कीन और फिर इसके बाद है एल्कीन। सो दिस इज द जनरल ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल एकदम याद रखना। इन जनरल जो फिनॉल्स हैं, PHOH क्या है, फिनॉल, जो फिनॉल्स हैं वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 से वीकर एसिड्स, ठीक है। लेकिन दो फिनॉल्स ऐसे खास फिनॉल्स होते हैं जो H2CO3 के पहले आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना। दो फिनॉल्स ऐसे हैं जो H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, मतलब अगर हम सीरीज बनाएंगे तो वो यहाँ पे आएंगे सीरीज में, H2CO3 के पहले और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद, ठीक है। तो दो फिनॉल्स ऐसे होते हैं विच आर स्ट्रॉन्गर देन H2CO3। वो फिनॉल्स कौन से हैं, ठीक है, वो फिनॉल्स हैं, एक तो है 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, टू फिनॉल्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन H2CO3। इस बात को याद रखें सब लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। OH और यहाँ पर लगा हुआ है NO2 और यहाँ पर भी लगा है NO2, ठीक है। NO2 आने से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, -I वाला ग्रुप है, -M वाला ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, दिस इज 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पहला तो ये हो गया जो H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। ये दोनों फिनॉल बच्चों मैंने क्या बताया कि ये कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका एक कॉमन नेम भी होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। ये वाला जो है सेकेंड वाला, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो इन चीजों का एप्लीकेशन क्या है ना, कैसे इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके सामने प्लेस किए जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आपको और बात उससे समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन कुछ रखे जा सकते हैं आपके सामने कि मान लीजिए हमको रिएक्शन विद NaNH2 स्टडी करना है, ठीक है। NaNH2 हम लोग बोलते हैं सोडामाइड। तो अब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एसिड है, लेट्स से HA, ठीक है, और इस HA की रिएक्शन मैं NaNH2 से करवाऊं बच्चों, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर होगी तो इससे क्या बनेगा भाई, इससे बन जाएगा, मतलब ये एसिड है अगर तो अपना H प्लस लूज करेगा ये, ठीक है। तो ये बना लेगा NaA प्लस NH3, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ से Na प्लस जो कि एक स्पेक्टेटर है उसको हम हटा दें, NH2 माइनस ने यहाँ किसकी तरह काम किया, बेस की तरह, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, एसिड। तो Na प्लस जो स्पेक्टेटर उसको हमने हटाया, ये HA मेरा एसिड है, ठीक है। और अगर ये एसिड है तो भाई एसिड का काम क्या होता है, H प्लस डोनर, तो ये अपना H प्लस डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया A माइनस में, इधर NH2 माइनस रहेगा अगर Na प्लस को हटा दोगे तो,
तो इसने एसिड का काम किया तो H+ डोनेट किया तो ये A- में कन्वर्ट हो गया, और NH2-, ठीक है, जिसने एक बेस का काम किया, H+ एक्सेप्ट किया और वो कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो तो ये है एसिड, ठीक है, दिस इज द एसिड, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो तो ये है एसिड, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो, दिस इज द एसिड। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी कंपाउंड्स हैं जो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, वो NaNH2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस रिलीज कर सकते हैं। फिर से सुनो ध्यान से और इसको अपनी कॉपी में नोट करो, ठीक है। एसिड्स, एसिड्स ये HA कोई भी एक एसिड, ठीक है, acids stronger than ammonia will react with sodamide NaNH2 to evolve ammonia gas। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो सकती है तभी अमोनिया गैस निकलेगी, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होने के लिए बच्चों ये जो HA है ये अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड के डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। समझ गए? तो अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं तुम्हें अभी नहीं बता रहा हूं, तुम सबसे एडवाइस है कि इसको खुद से अटेम्प्ट करो। हाउ मेनी कंपाउंड्स विल जनरेट NH3 विद NaNH2? ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ए कंपाउंड ये है, ठीक है, B, C, और कुछ और मॉलिक्यूल्स मैं दे रहा हूँ। इंटीजर टाइप सवाल है कि आपको बताना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो NaNH2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया रिलीज करेंगे। तो C तक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ऑप्शन डी लिखो। ऑप्शन डी है हमको दिया हुआ है, ये एक एल्कीन दिया हुआ है। ऑप्शन ई है हमको CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन दिया हुआ है, ठीक है। ई के बाद EF हमको ऑप्शन दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। और जी वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, मान लो चलो हमें दिया हुआ है HCl दिया हुआ है, ठीक है। तो इतने ऑप्शंस हमारे पास हैं, तुमको बताना है कि इसमें से कौन कौन NaNH2 के साथ अमोनिया रिलीज करेगा रिएक्शन। और वो स्टेटमेंट आई होप तुमने लिख लिया होगा कि एसिड स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया will react with NaNH2 to evolve ammonia gas, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, क्या ये NaNH2 के साथ रिएक्शन होगी तो NH3 इवॉल्व कर देगा? हाँ, क्योंकि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो बच्चों एल्केन है, ये तो नहीं करेगा, ठीक। सॉरी, ये फिनॉल नहीं था, ये अल्कोहल है ना, दिस इज नॉट फिनॉल, ये अल्कोहल है, बट अल्कोहल भी अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये करेगा। एल्केन नहीं करेगा, फिनॉल तो 100% करेगा, फिनॉल तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। एल्कीन नहीं करेगा, एल्कीन वीकर एसिड था। टर्मिनल एल्काइन करेगा, sp वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड है, ये तो सुपर स्ट्रॉन्ग देन अमोनिया है, ठीक है। तो NH3 से स्ट्रॉन्गर एसिड तुमको चेक करने हैं, वो सीरीज याद रखना। तो ये क्या करेगा? हाँ करेगा। और HCl तो भाई 100% करेगा। तो हमारे कितने आंसर हो गए? 3 इस पेज पे हमें दिख रहे हैं और 2 इस पेज पे दिख रहे हैं, तो हमारा टोटल आंसर हुआ 5, ठीक है। चलो इसी तरह से तुमसे पूछा जा सकता है रिएक्शन विद NaOH, ठीक है, रिएक्शन विद NaOH। तो रिएक्शन विद NaOH अगर होगा तो यहाँ पे सपोज करो कोई एसिड है HA और उसकी रिएक्शन हम लोग OH- के साथ करवा दें। Na+ तो स्पेक्टेटर है, उसको मैंने हटाया, ठीक है, स्पेक्टेटर को मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इससे बन गया क्या बच्चों? इससे बन गया A- और ये बन गया H2O बन गया, ठीक है। चलो अब अगर ये रिएक्शन संभव है या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी है, तो ये हो गया एसिड इधर का, कोई जनरल एसिड ले लिए HA, अभी कोई भी मान लिए, और अगर बैकवर्ड जा रही है तो ये इधर का एसिड हो गया, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़े तो अब क्या नजर आ रहा है भाई? दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज द वीकर एसिड। अगर ऐसा हुआ, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्गर है और ये एसिड वीकर है,
तभी ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तभी ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये वाला एसिड वीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या सोचना होगा तुम लोगों को? तुमको ये सोचना होगा कि पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो भी एसिड हैं वो NaOH के साथ रिएक्शन करें। ऑल एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन वाटर विल रिएक्ट विथ NaOH। ठीक है, समझ में आई बात ये? तो देखो एक क्वेश्चन देखो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स, हाउ मेनी of the given compounds, how many of the given compounds will react with NaOH? ठीक है, और NaOH के साथ रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? NaOH के साथ रिएक्शन तब हो पाएगी जब जो एसिड आपने उपयोग किया वो एसिड पानी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन नंबर ए लिखिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है हमको ये एक अल्कोहल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है हमें एक अमीन दिया हुआ है। ठीक है, CH3NH2। ऑप्शन सी है हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। ऑप्शन डी है हमें फिनॉल दिया हुआ है। ठीक है, फिनॉल दिया हुआ है। ऑप्शन ई है हमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल एल्काइन दिया हुआ है। ऑप्शन एफ है हमको मीथेन दिया हुआ है और ऑप्शन जी है हमको HCl दिया हुआ है। चलो इनमें से कौन कौन NaOH के साथ रिएक्शन करके वाटर बना सकता है या रिएक्शन कर सकता है, ये बात है। तो क्या होना चाहिए, कैसे सोचोगे? वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो ये क्या है भाई? ये तो अल्कोहल है। वो लिस्ट तुम्हें याद होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, जो लिस्ट मैंने शुरू में बताई थी, एक बार वापस से उसको रिकैप करवा देते हैं। तो उस लिस्ट में देखो अल्कोहल, सॉरी उस लिस्ट में अगर देखो तो वाटर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, वाटर यहाँ पर है और अल्कोहल उससे पीछे है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, जस्ट अ मिनट, तो इस क्वेश्चन पे अगर आ जाओ एक बार आप फिर से, तो अल्कोहल जो है वो क्या है? वो वाटर से वीकर एसिड है, तो अल्कोहल रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, ये तो अमोनिया हो गया, तो अमोनिया भी वाटर से पीछे ही आता है। अमोनिया जैसा ही है, अमीन है ना, अमोनिया जैसा ही है, तो ये भी सीरीज में वाटर के पीछे है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आगे था, ये हो जाएगा। फिनॉल आगे था, ये हो जाएगा। टर्मिनल एल्काइन नहीं हो पाएगा, पानी के पीछे था, पानी के पीछे था, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नहीं हो पाएगा। मीथेन एल्केन है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और HCl हो जाएगा। ठीक है, तो C, D और G। ठीक है, ये सब हो गए तीनों, तो आंसर हो गया 3। भाई अल्कोहल तो पीछे है ना वाटर से, वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो अल्कोहल में तो प्लस आई लग जाता है ना, मतलब कॉन्जुगेट बेस पे है ना, प्लस आई लगेगा RO माइनस में, तो ये इसकी स्टेबिलिटी कम करेगा। तो अल्कोहल्स जो हैं वो पानी से वीकर एसिड हैं, समझ रहे हो आप बात को? अल्कोहल इज अ वीकर एसिड देन वाटर, और वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। और ये तो तुम ऐसे ही सोचो ना, जैसे नाइट्रोजन, जैसे अमोनिया था, तो अमोनिया से आया हुआ ये है ना भाई, दिस इज 1 डिग्री अमीन, तो ये वैसा ही है बिल्कुल, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और आपको करवाते हैं जल्दी से, आइए देखिए क्वेश्चन है अगला, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, रिएक्शन विथ NaHCO3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक टेस्ट भी होता है। ठीक है, रिएक्शन विथ NaHCO3। तो सपोज करो मैंने किसी एसिड Ha को HCO3 माइनस के साथ रिएक्ट करवाया, इससे बना A माइनस और H2CO3। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड जा रही है तो
ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं तो दिस इज अवर एसिड, ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो दिस इज अवर एसिड, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड जानी है तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये एसिड वीक होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड के डायरेक्शन में चली जाएगी। अच्छा बच्चों, अब ये जो H2CO3 होता है, ये H2CO3 एक थोड़ा अनस्टेबल एसिड होता है, तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है इनटू H2O प्लस CO2, समझ रहे हो, ये H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। तो अब यहां से देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी आने जा रहा है कि जितने भी एसिड्स H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, देखो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो H2CO3 बनेगा और वो टूटकर CO2 इवॉल्व करेगा, जो कि ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ एक गैस इवॉल्व होती है और लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ये सब तुमने सुना होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड ले जानी है, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाने की कंडीशन क्या है कि ये जो भी HA है वो H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो H2CO3 से जितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं वो सब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट करो, ये पक्का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। क्या नोट करोगे, नोट ये करोगे दैट एसिड्स stronger than what, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या हो गया, H2CO3 रिएक्ट विथ, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलोगे, रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू इवॉल्व CO2 गैस, और CO2 गैस ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ इवॉल्व होती है और लाइम वाटर को मिल्की करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स show पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं तो मतलब CO2 गैस इवॉल्व करते हैं, ये मतलब है, ठीक है। तो कौन कौन से एसिड्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, पहला दिया है HCl, दूसरा दिया है H2SO4, तीसरा तुमको दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OOH जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, चौथा तुमको दिया है एल्कोहल, पांचवा दिया हुआ है E ऑप्शन में फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। F ऑप्शन में दिया हुआ है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जानते हो आप क्या होता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। और G ऑप्शन में दिया हुआ है टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। बस इतना ऑप्शन है। चलो इसमें से कौन कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस इवॉल्व करेगा। HCl करेगा, जी हाँ। H2SO4 करेगा, जी हाँ। ये तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमको कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड खोजने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। एक ऑप्शन और जोड़ देता हूं उसमें, ABCDEFGH, RSO3H, ठीक है। सल्फोनिक एसिड भी करेंगे, सल्फोनिक एसिड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अल्कोहल नहीं करेगा, अल्कोहल तो बहुत वीक है। फिनॉल भी नहीं करेगा, फिनॉल वीक है। लेकिन दो ऐसे फिनॉल्स हैं जो ये टेस्ट को करेंगे, और उनमें से एक का स्ट्रक्चर बना हुआ है तुम्हारे सामने। दो ऐसे फिनॉल्स हैं जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एंड 2,4-डाइनाइट्रो। तो ये करेगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करेगा। टर्मिनल एल्काइन नहीं करेगा। तो कितना आंसर दे दिए हम लोग, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। फिनॉल्स
इन जनरल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं शो करते हैं, बट दो ऐसे फिनॉल्स हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 निकाल देते हैं, और वो दो फिनॉल्स हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एंड 2,4 डाइनाइट्रो। ये बात मैंने कम से कम अभी तक 7-8 बार बोल दी होगी, प्लीज इसको सभी लोग जो है वो ध्यान रखें, ठीक है। एक लास्ट टाइप की रिएक्शन होती है ऐसी भी, जहां पर हम लोगों को करवाना होता है रिएक्शन विथ Na या लिथियम मेटल, ठीक है। तो ये सब जो मेटल्स होते हैं इनकी भी टेंडेंसी होती है एसिड्स के साथ रिएक्ट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं HCl ले लूं, ठीक है, और HCl की रिएक्शन सपोज करो मैं सोडियम के साथ कराऊं, तो ये रिएक्शन आपने बचपन से पढ़ रखी है, NaCl प्लस हाफ H2 गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है बेसिकली, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो सोडियम जो है 0 से +1 में जा रहा है और हाइड्रोजन +1 से 0 में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसको हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन की तरह भी सोच सकते हैं, वो सब सोडियम या लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, है ना। तो ऑल कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव H, ठीक है, all compounds having active H, जहां जहां पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब आप सोचो एसिडिक हाइड्रोजन। तो जहां जहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा, जहां जहां पर भी एसिड, जैसे HCl तो तुम जानते हो बचपन से कि एक एसिड है, तो जहां जहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सोडियम या लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब नेचुरली तुम पूछोगे सर हमें कैसे समझ में आएगा कि कहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, ठीक है। तो वो सभी हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि हाइड्रोजन अटैच्ड विथ हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, या हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख लेना है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों ही एसिडिक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, वो सब हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, और वो सब हाइड्रोजन सोडियम या लिथियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, या ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, ठीक, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हो, या हाइड्रोजन सल्फर के साथ अटैच्ड हो, ठीक है, या सपोज करो आप ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोजन हो, है ना, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ, मतलब ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोजन नहीं, ट्रिपली बॉन्डेड टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। तो ये जितने भी हाइड्रोजन है, ठीक है, नोट कर लो फिर से बच्चों एक बार, कौन कौन से, या तो वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो हैलोजन से, या वो जुड़ा हुआ हो ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से, ठीक है, या सल्फर से, या फिर टर्मिनल एल्काइन हो, sp वाले कार्बन से जुड़ा हो। तो ये सब हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन माने जाते हैं, ठीक है। और ये जितने भी हाइड्रोजन होंगे ये सोडियम या लिथियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। समझ गए हैं आप बात को? तो ये बात आपको ध्यान रखनी। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे कि कभी इस तरह का भी हाइड्रोजन आ जाए जहां पे एरोमेटिक सिस्टम जनरेट हो रहा हो, ठीक है, जहां पर जनरेट हो रहा हो एरोमेटिक सिस्टम, जैसे कि मान लो ये, तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन सोडियम या लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे इसको आप अगर रिएक्ट कराओगे Na के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, ये अपना लूज कर देगा H+, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और Na+ इसके बगल में पड़ा रहेगा, और साथ में इवॉल्व हो जाएगा हाफ H2 गैस,
ठीक है, तो इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन होगी। या फॉर एग्जांपल सपोज करो कि लेट्स से और एक दो इलस्ट्रेशंस अगर लें, तो मान लो कि मैं फिनॉल ले लूं अगर, ठीक है, तो फिनॉल के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं सोडियम मेटल की, तो क्या रिएक्शन होगी भाई, यहाँ से हमें मिल जाएगा O माइनस और Na प्लस प्लस हाफ H2 गैस, ठीक है। जैसे तुम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे थे यहाँ पर, वैसी सेम रिएक्शन जहां जहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है वहां वहां पर हो सकती है। बस तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, H2 गैस बन जाएगी। कभी मान लो ऐसा हो जाए कि दो दो हो एक ही मॉलिक्यूल में, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हम लोग 2 मोल सोडियम से रिएक्ट करा दें, तो ये वाला भी एक्टिव H है क्योंकि ये sp वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला भी एक्टिव H है क्योंकि sp वाले कार्बन से जुड़ा है ना। दोनों मैंने कंडीशन बताई तुम्हें अभी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर 1 मोल H2 गैस बन जाएगी, ठीक है, और हमें मिल जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और बगल में चाहो तो Na+Na+ आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। पूरी तरह से हमने पढ़ लिया, और इसी के साथ हमारा जीओसी का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक छोटी सी चीज आप लोगों को और मुझे बतानी है, सॉरी, कि स्क्वेरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, ठीक है, तो वो भी चलो बता ही देते हैं। स्क्वेरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है बिकॉज उसका स्ट्रक्चर अगर एक बार आप देखो तो स्क्वेरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, इसको ध्यान रखना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जब बनाओगे ना भाई, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया जो O से जुड़ा हुआ है, तो इसका जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, ठीक है बच्चों, तो उस कॉन्जुगेट बेस में एक खास बात होगी कि एक तो वो एरोमेटिक होगा और 4 इक्विवेलेंट उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा कि क्या होगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना H+H+ हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसको बोलते हैं डाई अनायन ऑफ स्क्वेरिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है। और कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि एक तो वो एरोमेटिक है। देखो कैसे समझना है इस बात को जरा, देखो इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट कराओ, यहाँ पे कैसा रेजोनेंस है, पाई सिग्मा और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ठीक है। तो इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट कराओ, इस पाई को इधर ले जाओ, और फिर इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कराओ, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड वो बन जाएगा, ठीक है। फिर से दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, तो इस जैसे अब यहाँ पे पाई आ गया था, है ना, फिर उसके बाद बनाना, और O माइनस था तो पाई यहाँ पे चलाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आप देख लेना, तो आपको 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड हैं, इसलिए ये एरोमेटिक भी है। समझ गए बात को। तो 2 चीजें मैंने बताई, एक तो कॉन्जुगेट बेस में 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दूसरी चीज जो कॉन्जुगेट बेस है वो एरोमेटिक है। तो ये सब चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है, और अगर कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक। तो दैट कंप्लीट्स जीओसी, और आई होप आप लोग ने एंजॉय किए होंगे वीडियोस। बहुत डिटेल में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया है। इसके अलावा अब आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप उन्हें प्रैक्टिस करें, और एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करता हूं, तो आपको कहीं पर भी ड्यूरिंग द वीडियोस अगर डाउट आते हैं तो आप उस पर भी आकर अपना क्वेरी वहां पर डाल सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एज फास्ट एज पॉसिबल। उस चैनल पर मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप उन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें। और एक टॉपिक जीओसी का और है टॉटोमेरिज्म, लेकिन टॉटोमेरिज्म को मैं आइसोमेरिज्म के वीडियोस में कवर करूंगा। सो द नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दैट विल बी ऑन आइसोमेरिज्म, एंड टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।